Hello everyone, myself Akshita. I hope you are going good. Today we will discuss about menstrual cycle and mammary glands. Now let's start. Now we will study accessory glands. Accessory glands means mammary glands. अब मेमोरी ग्लैंड्स को एक्सेसरी ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का जो काम करती हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स करती हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो जुड़ा है वो है एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स होती क्या है। मेमोरी ग्लैंड्स मीन्स ब्रेस्ट। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं अभी आपको मैंने बताया कि वो एक्सेसरी ग्लैंड है और वो सिक्रीट करती हैं मिल्क। ठीक है, और जो ये ब्रेस्ट होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं पेक्टोरल रीजन में, स्टर्नम एंड एक्सिला बोन के बीच में। ओके, अब जो ब्रेस्ट है उनका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है प्यूबर्टी पे। जैसे जैसे प्यूबर्टी होती जाती है स्टार्ट, वो एनलार्ज होती जाती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो जो टिप पे प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं निप्पल। ठीक है, ये सेंसिटिव स्किन होती है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसका जो कवर एरिया होता है वो डार्क सर्किल होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं एरियोला। इस पार्ट में क्या होता है कि सिबेशियस ग्लैंड कंटेन होती हैं। सिबेशियस ग्लैंड का मतलब हो गया कि फैटी टिश्यूज़, फैटी ग्लैंड्स जो होती हैं उन्हें हम सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो निप्पल वाला पोर्शन है यहाँ से कुछ छोटे छोटे एपर्चर्स निकले होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिल्क डक्ट। मिल्क डक्ट जो हैं आगे डक्ट बनाती हैं और वो बनता है एक क्लस्टर फॉर्म में, लोब्यूल्स फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, जो सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो हम अगर इस डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिए जो क्लस्टर फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, एल्वियोलाई हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। एंड मेमोरी ग्लैंड्स जो अटैच होती हैं ट्यूबल से अटैच होती हैं, और ट्यूबल्स किसके थ्रू अटैच है, डक्ट के थ्रू अटैच हैं, जिन्हें मिल्क डक्ट बोलते हैं। और ये मिल्क डक्ट आके किससे अटैच हो जाती है, निप्पल से। इन सब प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है और ये स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है पूरा मेमोरी ग्लैंड्स का। अब बात ये आती है कि ऐसा होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मेमोरी ग्लैंड्स डिफ्रेंशिएट हो जाती है। डिफ्रेंशिएट का मतलब कि डेवलपमेंट हो जाता है इनका। तो क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन को जो हेल्प करता है, लैक्टेशन प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको आप ध्यान रखेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स में 2 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, जो लैक्टेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के आफ्टर डिलीवरी मीन्स जब मिल्क सिक्रीट होता है, कुछ दिन के लिए जो मिल्क निकलता है उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो मिल्क सिक्रीट होता है उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट है, IgA एंटीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट है, IgA एंटीजन प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जो मेमोरी ग्लैंड्स की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? जब फीमेल मैमल्स में मंथली ब्लड का डिस्चार्ज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल जो स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी 12 to 15 ईयर्स एंड इट स्टॉप व्हेन 45 to 50 ईयर्स। ओके, जब 45 से 50 ईयर्स के बीच में स्टॉप हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपॉज, और स्टार्टिंग पीरियड जो होता है वो 12 to 15 ईयर्स होता है। ओके, तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने इस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया 3 फेजेस में। ओके, फर्स्ट वन इज़ ब्लीडिंग फेज, सेकेंड वन इज़ फॉलिकुलर फेज एंड थर्ड वन इज़ ल्यूटियल फेज। ओके, तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से पूरी साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो जो सबसे पहले हम फेज़ के बारे में बात करेंगे वो हम फॉलिकुलर फेज़ के बारे में बात करेंगे, ब्लीडिंग फेज़ पे हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो फॉलिकुलर फेज़ क्या होती है? तो फर्स्ट वन है हमारी फॉलिकुलर फेज़। अब फॉलिकुलर फेज़ क्या होती है? ओके, तो आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें देखा था कि हर ओवरी में 60 to 80,000 एग्स कंटेन होते हैं, फॉलिकल्स कंटेन होते हैं, सेल्स कंटेन होते हैं, है ना। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 6 to 8 फॉलिकल्स हैं वो क्या बनती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं। ये ही प्राइमरी फॉलिकल्स आगे वर्क करती हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 2 हार्मोन्स रिलीज़ करती है, FSH और LH।
एंड इन दोनों हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। FSH मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज़ LH। LH इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे मैंने बताया दोनों हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो इस फेज़ में इनका क्या रोल होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स बने, ठीक है। जैसे आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव में पढ़े थे कि प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे, तो जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो किस में चेंज होते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल में। आपने वहाँ पे पढ़ा भी था ग्रेफिन फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके फॉर्म्ड हो जाते हैं स्ट्रक्चर में, इसको हम बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। तो ग्रेफिन फॉलिकल ही क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। होता क्या है कि ग्रेफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है। आपने पहले भी पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव में ही पढ़ा था कि वहाँ पे जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको थिक करने का काम एस्ट्रोजन ही करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो FSH जो है उसका रोल ये होता है कि इस फॉलिकुलर फेस में वो प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल बनाता है, ठीक है। और प्रोलिफरेटिव भी बोलते हैं इस फेस को। इसको प्रोलिफरेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फॉलिकल ही आगे क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। FSH तो वर्क करता है फॉलिकुलर फेस में। अब यही जो ग्रेफिन फॉलिकल है, अभी जो ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्म्ड हो गए हैं, ये क्या रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन। अभी आपने पढ़ा एस्ट्रोजन का ही वर्क होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर। ओके, इस फेज़ का टाइम पीरियड क्या है, 6 to 14 डे। ओके, तो यहाँ पे 14th डे पर ओव्यूलेटरी फेस आती है, मतलब ये फेस इसी के अंदर काउंट होगी, ठीक है। 14 डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, इसीलिए इस फेस को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। ओव्यूलेटरी फेस इसी के अंदर इंक्लूड रहता है फॉलिकुलर के अंदर। ओके, तो 14th डे पे क्या होता है कि जो हमारा अभी मैंने आपको हार्मोन्स बताए थे LH और FSH, ये दोनों हार्मोन्स एक मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाते हैं, या हम बोलते हैं पीक लेवल पे, ठीक है। कि LH जो है 14th डे पर, LH की वजह से ही इसमें क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल 14th डे पर डिवाइड हो जाता है। यानी कि 14th डे जैसे ही आया तो वो डिवाइड हो गई और क्या फॉर्म्ड कर देगी, सेकेंडरी oocyte। ध्यान रखेंगे ओव्यूलेशन प्रोसेस के अंदर ही क्या सेल फॉर्म्ड हो रही है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो रहा है, सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ तक ये फॉलिकुलर फेस होती है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ओव्यूलेटरी फेस आई इसी के अंदर इंक्लूड है, जहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल डिवाइड होकर सेकेंडरी oocyte बनाता है, और वो कौन से पीरियड में रिलीज़ हुआ, ओव्यूलेटरी फेस में। ओके, नेक्स्ट फेज़ आता है ल्यूटियल फेस। ल्यूटियल फेस अभी आपने पढ़ी थी, फॉलिकुलर के बाद जो फेज़ आती है वो होती है ल्यूटियल फेस। अब क्या हुआ, ल्यूटियल फेस में क्या हुआ कि जो सेकेंडरी oocyte थे, अभी जो बने थे फॉलिकुलर में सेकेंडरी oocyte, वो तो चला गया फॉलिपियन ट्यूब में चला गया। अब बचा ग्रेफिन फॉलिकल जो बना हुआ था, है ना, वो तो रप्चर हो गया क्योंकि वहाँ से ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। अब बचा ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर है, यूनिक फीचर है, ह्यूमन में जो प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में ही ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो गई है वो रिलीज़ हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि यहाँ पे जो सेल बन जाती है वो बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कौन से कलर का पिगमेंट होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या रिलीज़ करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ाने का काम करता है, उसी तरीके से यहाँ प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, एंडोमेट्रियम को और थिक करता है, यानी कि जो उसकी लेंथ है यहाँ पे 5 to 6 mm हो जाती है। ओके, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को और थिक करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए। अब लेकिन जो लाइफ रहती है कॉर्पस ल्यूटियम की 14 डे तक ही इसकी लाइफ रहती है, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाता है आगे। ओके, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है वो कॉर्पस एल्बिकान्स में बन जाता है। चेंज किस में हो गया, कॉर्पस एल्बिकान्स में। ओके, तो ये तो थी हमारी ल्यूटियल फेस, ठीक है। इसको हम सिक्रीटरी फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो रही है, तो इसको हम सिक्रीटरी फेस ही बोलते हैं। ये कहाँ से आगे तक का फेस हो गया, 14 डेज से आगे तक हो गया, यानी कि 15 से 28 डेज़ की जो लाइफ फेस हो गया वो हो गया सिक्रीटरी फेस। ओके, 14 तक आपने पढ़ा था फॉलिकुलर फेस। अब हम बात करते हैं बैक, बिल्कुल जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रिपीट हो रही है।
अब हमने जो अभी बात कर रहे थे कि ब्लीडिंग फेज, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज बात एक ही है। अब क्या होता है ब्लीडिंग फेज मीन्स कि जब ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, अब यहाँ दो कंडीशन हो जाती हैं। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जो ओव्यूलेशन प्रोसेस हुई थी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है इसमें, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो शेड होती चली जाएगी और ब्लड के साथ एंडोमेट्रियम भी बाहर आता चला जाएगा। ओके, लेकिन कंडीशन अगर दूसरी है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, यानी कि ओवरी के अंदर फर्टिलाइज हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट तब नहीं होगा, एंडोमेट्रियम भी शेड नहीं होगा उस टाइम, और वहाँ पे एक सेल बन जाएगी जाइगोट, और जाइगोट ही धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इम्प्लांटेड हो जाएगी। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तब तो एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगा, लेकिन अगर अदरवाइज फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, एल्बिकांस में। ओके, तो ये तीनों फेजेस थी। मेंस्ट्रुअल फेज का टाइमिंग क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 1st to 5th डे। नॉर्मली 5th या 7 डेज मैक्सिमम होता है। 1st to 5th डेज जो उसका टाइम पीरियड है वो है मेंस्ट्रुअल फेज का। तो इस तरीके से ये तीनों फेज से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, और इसमें दोनों हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, FSH और LH, जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।